आप लोगों ने खबर पढ़ ली होगी कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब बात आती है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान कौन है, इनका क्या सफर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे किन्हें, धर्मेंद्र प्रधान को। ये उनका परिवार है। और आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान भी एक समय उड़ीसा में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया था। उन पर भी डंडे बरसाए गए थे, उन्हें भी चोटें आई थी। और अब आप देख रहे हैं कि इनके खिलाफ भी क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, इनका इस्तीफा मांगा जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। और इन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। जो धर्मेंद्र प्रधान कभी खुद प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस के डंडे की मार से घायल हुए थे, आज एक और प्रश्न पत्र लीक को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र छात्राओं के पुलिस के डंडे की मार से जख्मी हो रहे हैं। साल 2021 में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर खूब साझा किया जा रहा है। इस खबर के अनुसार 1997 में स्वर्गीय जेबी पटनायक की सरकार में उड़ीसा में हुए एक प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी की ओर से राज्य सचिवालय के सामने किए गए एक प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान पुलिस की लाठी की मार से घायल हुए थे। प्रधान इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इस घटना के 29 साल बाद 20 जुलाई 2026 को प्रधान के इस्तीफे की मांग पर संसद की ओर मार्च कर रहे छात्र छात्राओं युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। उस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले प्रशांत राउत ने इस घटना की पुष्टि भी की है। और इस समय भुवनेश्वर के पटिया इलाके में स्थित राजा माधवानंद देव कॉलेज के अध्यक्ष पद पर कार्यरत राउत ने कहा कि उन दिनों मैं एबीपी के भुवनेश्वर शाखा का अध्यक्ष था। धर्मेंद्र प्रधान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव थे। मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है, लेकिन जुलाई 1997 के तीसरे सप्ताह के किसी दिन, शायद 17 या 18 तारीख, एबीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में +2 12वीं कक्षा में हुए प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। सन 1988 से 1997 के बीच लगभग हर साल प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे, और इसलिए हम उसे डिकेड ऑफ क्वेश्चंस लीक, प्रश्न पत्र लीक का दशक कहा करते थे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स RAF के जवानों ने हम लोगों पर बेहताशा डंडे बरसाए, जिसमें हमारे 64 कार्यकर्ता घायल हो गए थे, अस्पताल में भर्ती कराए गए। घायलों में मैं और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। छात्र संघ चुनाव भी लड़ा था। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लंबा सियासी सफर 80 के दशक में छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ था। बचपन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और तालचेर कॉलेज छात्र यूनियन के अध्यक्ष भी चुने गए। आरएसएस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। ये संगठन नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। बीजेपी का सहयोगी संगठन माना जाता है इसे। बाद में उन्होंने एबीपी की ओर से उत्कल यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन तत्कालीन जनता दल छात्र संगठन के नेता और वर्तमान के वरिष्ठ बीजू जनता दल बीजद नेता अरुण साहू से हार गए थे। असल में उस चुनाव में धर्मेंद्र तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के छात्र संगठन के प्रत्याशी सिंधु ज्योति त्रिपाठी दूसरे नंबर पर थे। हालांकि तीनों प्रत्याशियों में वोटों का अंतर बहुत कम था। प्रधान के छात्र जीवन के बारे में बात करते हुए सिंधु ज्योति त्रिपाठी कहते हैं कि धर्मेंद्र बेहद साधारण छात्र थे। सच पूछा जाए तो अध्यक्ष पद के लिए एबीपी की ओर से उनका नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित होने से पहले कैंपस में बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन उत्कल यूनिवर्सिटी में उन दिनों एबीपी का संगठन काफी मजबूत था, उन्हें अच्छे वोट मिले थे। इस चुनाव में प्रधान को मात देने वाले अरुण साहू बाद में बीजेडी के एक प्रमुख नेता और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री भी बने। संयोग से 2019 में उत्कल यूनिवर्सिटी के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर प्रधान और साहू दोनों मंच पर उपस्थित थे। अपने पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वंदी के इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे जाने पर अरुण साहू ने कहा कि मेरे नेता और पार्टी के अध्यक्ष नवीन पटनायक स्पष्ट रूप से कह चुके कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी राय उनसे अलग नहीं है। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। प्रधान के राजनीतिक उत्थान के बारे में साहू ने कहा, आप जानते हैं कि बीजेपी में सभी निर्णय संघ के होते हैं। चूंकि वे लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे, वह भी उस समय जब बीजेपी की उड़ीसा में कोई खास पहचान नहीं थी, इसलिए उन्हें पार्टी और बाद में सरकार में बड़े ओहदे मिलना स्वाभाविक था। साहू कहते हैं कि प्रधान के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आजकल उनसे बात या मुलाकात बहुत कम ही होती है। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक करियर
उत्कल यूनिवर्सिटी में चुनाव हारने के बावजूद धर्मेंद्र का राजनीतिक उत्थान जारी रहा। अपनी मेहनत और लगन से वे बीजेपी के छात्र युवा संगठन में सफलता सीढ़ियां चढ़ने लगे और प्रधान साल 1994 में एबीपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 1997 तक इस पद पर बने रहे। 2004 से 2006 तक वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। इस पद पर रहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक समेत कई राज्यों में राज्य प्रभारी के तहत पार्टी की जीत में अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई। धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी करियर साल 2000 में शुरू हुआ, जब उन्होंने बीजेडी-बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पाल लहड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। और देखिए, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके 4 साल बाद यानी 2004 में हुए आम चुनाव में वे देवगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। अब देवगढ़ संसदीय चुनाव क्षेत्र नहीं रहा, इसे संबलपुर संसदीय क्षेत्र से जोड़ दिया गया, जहां से वे 2024 में सांसद चुने गए, लोकसभा सदस्य बने। लोकसभा सदस्य का चुनाव भी आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा यहां भी नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है, वोटरों के द्वारा होता है। लेकिन इसके बाद लंबे समय तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि पार्टी में अपनी अहमियत के कारण वे 2 बार दूसरे राज्यों से राज्यसभा सांसद बने। अप्रैल 2012 से अप्रैल 2018 तक बिहार से, और फिर अप्रैल 2018 से अप्रैल 2024 तक मध्य प्रदेश से। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और प्रधान को पेट्रोलियम राज्य मंत्री बनाया गया, उस समय वे राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं। पूरे 2 दशक बाद 2024 में उन्होंने फिर से उड़ीसा से चुनाव लड़ा और संबलपुर से लोकसभा सांसद बने। धर्मेंद्र प्रधान के घर रुके थे अमित शाह। ये प्रधान के सहपाठी सिंधु ज्योति त्रिपाठी का मानना है कि पार्टी और सरकार में धर्मेंद्र प्रधान के आगे बढ़ने के पीछे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से उनके गहरे व्यक्तिगत संबंध की अहम भूमिका रही है। वो कहते हैं कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने कई विश्वसनीय सूत्रों से सुना है कि जब आंदोलन ने शाह के खिलाफ तड़ीपार आदेश जारी किया था, तब वे कुछ दिनों तक धर्मेंद्र के तालचेर वाले घर में थे। कुछ लोग भले ही प्रधान की सफलता का श्रेय उनके निजी संबंधों को दिया हो, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रुबेन बनर्जी की माने तो उनकी राजनीतिक प्रतिभा का अंदाजा सबसे लंबे समय 24 साल तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक को शुरू से ही था। नवीन पटनायक पर अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि जब सन 2000 में चुनाव वोटों की गिनती चल रही थी, खबर आई कि पाल लहड़ा में धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए समस्या है। बनर्जी ने दावा किया कि वे खुद उस समय गाड़ी में थे जब नवीन ने ये बात कही थी। हालांकि कई लोग इस किस्से को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नवीन उस समय उड़ीसा ही नहीं राजनीति में भी नए थे। लेकिन बीबीसी से फोन पर बातचीत के दौरान बनर्जी ने दोहराया कि यह बात 16 आने सच है। उड़ीसा में बीजेपी के संगठन का विस्तार भी इन्होंने किया। उड़ीसा में बीजेपी संगठन के विस्तार का मुख्य श्रेय भी बनर्जी प्रधान को ही देते हैं। उनका कहना है कि 2014 में केंद्र में मंत्री बनने के बाद प्रधान हर शनिवार रविवार को उड़ीसा में बिताते थे। इस दौरान वे पार्टी संगठन को मजबूत करने के बारे में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते थे। कई लोग इसे मजाक में वीकेंड पार्टी कहा करते थे। और ये आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे 2014 से 2019 तक प्रधान के ओएसडी और निजी सचिव रह चुके संबित त्रिपाठी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्य में पार्टी के विस्तार में प्रधान की प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि वे पूरे राज्य में जमीनी स्तर पर काम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से उनके नाम से जानते हैं। केंद्र में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर स्थानीय समस्या सुलझाने में हमेशा आगे रहे हैं। और आपने देखा होगा जो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को जब जीत मिली तो यहाँ मुख्यमंत्री का रेस में भी इनका नाम चला था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। तो ये कहानी है किसकी? धर्मेंद्र प्रधान की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।